औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदी। फिर बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स है, उसका लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा वो आपके सामने सॉल्ट्स को कल मैंने डिफाइन किया था और आपको ये बताया था कि सॉल्ट्स क्या होते हैं, और साथ मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया था कि आप लोग अपने माइंड में ये बात रख लें कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम से क्या मुराद है, व्हाट इज मेंट बाय द रिप्लेसेबल आर आयोनाइजेबल और डिसोसिएबल। ठीक है, समझ आया नहीं है हाइड्रोजन एटम से क्या मुराद है इन एन एसिड। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्ट्स की बात चल रही है, द नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। तो मैंने आरहेनियस की थ्योरी आप लोगों को बताई थी कि वो थ्योरी ये कहती है सब्सटेंस दैट गिव्स H पॉजिटिव आयंस इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। उसे हम एसिड कहते हैं, याद है ना। तो इसी तरह याद रखना, वो हाइड्रोजन एटम्स किसी भी कंपाउंड में, वो हाइड्रोजन एटम्स जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होते हैं, या वो हाइड्रोजन एटम्स जो एक एसिड एक्वस सॉल्यूशन में जाके अपने आप से अलग करता है, उनको हम कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन्स। उन्हीं की वजह से जो किसी भी सब्सटेंस की एसिडिक प्रॉपर्टीज डेवलप होती हैं वो उन्हीं हाइड्रोजन की वजह से होती हैं। समझ आया नहीं है। तो द नंबर ऑफ एसिडिक आयनाइजेबल और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स कैन बी नोन फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चर। क्या कहा जा रहा कि किसी भी एसिड में मौजूद जो रिप्लेसेबल या आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, हम उनकी तादाद का पता कर सकते हैं किस तरह, एसिड के स्ट्रक्चर से। एसिड के, अब ये HNO3 का स्ट्रक्चर है, नाइट्रिक एसिड का। ठीक है, अब मुझे आप बताएं इस स्ट्रक्चर में कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, बताएं सर। हाँ, सिर्फ एक, और यही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। यही क्या है, जो हाइड्रोजन्स, अगर मैं आपके सामने स्ट्रक्चर बना देता हूं एसिडिक एसिड का, इसमें टोटल कितने हाइड्रोजन हैं, 4, लेकिन इनमें से कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं और बाकी किसके साथ हैं, कार्बन के साथ। तो बच्चे ये रिप्लेसेबल नहीं है, ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है। समझ आ गया नहीं आ गया। तो इसके अंदर कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, सिर्फ एक। तो स्ट्रक्चर आपको बताएगा कि आपका एसिड जो है वो कितने हाइड्रोजन एटम्स आपको डिसोसिएट करके देगा इन द एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। तो द नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन कैन बी नोन फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ द एसिड। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू ऑक्सीजन इन एन एसिड आर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स। स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन एटम्स की वो तादाद जो किसी ऑक्सीजन एटम्स के साथ जुड़ी हुई होगी, उसको बच्चे हम लोग क्या कहते हैं, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इन दोनों का स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब सल्फ्यूरिक एसिड में देखें कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, 2। तो ये दोनों रिप्लेसेबल है। ये आपका किसका, कार्बोनिक एसिड का स्ट्रक्चर है, कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन के साथ, 2। तो ये भी क्या है, इसके अंदर 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स हैं। लेकिन आपके जो एसिटिक एसिड है, इसके अंदर सिर्फ 1 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, बाकी 3 जो है वो कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो 3 है वो रिप्लेसेबल नहीं है, सिर्फ 1 रिप्लेसेबल है। तो इन सल्फ्यूरिक एसिड देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स attached to
2 oxygen atom, so it has 2 replaceable hydrogen atoms. In nitric acid there is 1 hydrogen atom attached to the 1 oxygen atom, so it has 1 replaceable hydrogen atom. Chemistry of an acid. An acid is a compound which contains dissociable, replaceable, ionizable. बात समझ आ रही है? एक एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें क्या होते हैं, मौजूद होते हैं रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एंड ए ग्रुप ऑफ, दो चीजें होंगी इसमें एसिड में, एक क्या होगा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स होंगे और दूसरा क्या होगा ग्रुप ऑफ एटम्स होगा विच एक्ट एज ए यूनिट, जो बतौर एक इकाई का होगा ग्रुप, लेकिन टूटेगा नहीं रिएक्शन में। जैसे आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ये कार्बोनिक एसिड है, तो इसमें हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये रिप्लेसेबल है, कितने 2, और साथ ही जो कार्बोनेट है क्या CO3-2, ये है एसिडिक रेडिकल, ये एज ए ग्रुप, ये जो ग्रुप है एज ए 1 यूनिट काम करता है, ये किसी भी रिएक्शन में ऐसे काम करता है जैसे एक एटम काम करता है, ये टूटता नहीं है, एज ए 1 यूनिट। हालांकि इसमें देखें 4 एटम्स मौजूद हैं, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन में एज ए 1 यूनिट काम करेगा, ये टूटेगा नहीं, इसकी अपनी एक वैलेंसी है, इस पर एक अपना एक चार्ज है और ये कभी भी रिएक्शन में टूटता नहीं है। समझ आ गई? तो एक एसिड जो है इसके अंदर मौजूद होते हैं रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स और साथ ही साथ एक ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि काम करता है बतौर एक यूनिट के, एक इकाई के, जिसको हम एसिडिक रेडिकल कहते हैं। थस एन एसिड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, जैसे कि टेबल 4.2 में आपको नजर आ रहा होगा, द हाइड्रोजन पार्ट एंड द एसिडिक रेडिकल पार्ट। ठीक है, द सिंबल फॉर हाइड्रोजन एटम, अब 2 पार्ट्स हैं, तो जो हाइड्रोजन एटम का सिंबल है वो एसिड के नाम में पहले लिखा जाता है, जो एसिडिक रेडिकल है वो बाद में लिखा जाता है। अब देखें ना, मैं यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला लिखता हूँ H2SO4, तो मुझे बताएं इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स कौन से हैं, ये वाले, और बाकी कौन है, ये आपका एसिडिक रेडिकल है। तो यहाँ पे यही दिखाया गया, यहाँ पे एसिडिक रेडिकल क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन साथ ये नाइट्रेट है, फिर यहाँ पे रिप्लेसेबल 2 हैं और ये आपका क्या सल्फेट है, और अगर देखें ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो ये सल्फाइड बन जाएगा, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फाइड मिलेगा, कार्बोनेट मिलेगा और फास्फेट मिलेगा, फास्फाइड भी मिलेगा। बात समझ आई नहीं आई? तो ये एसिडिक रेडिकल्स हैं और ये उनके अंदर मौजूद रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स हैं। यहाँ तक किसी को मसला हो? आगे जी, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। अच्छा मुझे आप एक बात बताएं, सल्फ्यूरिक एसिड में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स हैं? 2। तो बेटा किसी भी एसिड में मौजूद रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स की जो तादाद होती है वो उसकी एसिडिटी नहीं होती, वो उसकी क्या होती है, बेसिसिटी होती है। क्या होती है? अजीबोगरीब बात बन जाएगी ना आपके लिए कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स की तादाद बेसिसिटी होगी, एसिड की बेसिसिटी होती है। तो मैं भी आपको बताता हूँ कि बेटा इसको बेसिसिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप इस एसिड का जिसमें 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हैं किसी बेस से रिएक्शन करवाएंगे, और वो बेस क्या, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब मुझे आप बताएं, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को इस कंपाउंड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने OH देने पड़ेंगे? देखें, एक को 1 देते हैं तो 2 को, तो 2 OH यूज होंगे, कितने, 2 सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड यूज होंगे। क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम लोग ये चेक करते हैं कि एक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने सोडियम हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत है। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की तादाद होती है, क्योंकि वो बेस है, तो हम उसी लिहाज से फिर इसको इसकी बेसिसिटी क्या देते हैं। समझ आ गया कि एसिड में मौजूद रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स की जो तादाद होती है वो किसी भी एसिड की बेसिसिटी होती है। ठीक है जी, तो ये लें, इन द टेबल 4.2 यू विल नोटिस दैट डिफरेंट एसिड्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स दैट आर रिप्लेसेबल। The hydrogen atom can split off from the acidic radical। कहता है जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स होते हैं हम उनको एसिडिक रेडिकल से अलग कर सकते हैं या उनको किया जा सकता है। फ्रॉम द एसिडिक रेडिकल इन एन एक्वस सोल्यूशन, एक एक्वस सोल्यूशन में। ऐसा ही है ना, RNS की थ्योरी ऐसे तो डेवलप हुई थी। तो इट इज़, अब गौर से सुनना, कौन बेसिसिटी ऑफ एन एसिड,
इट इज़ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फर्निश्ड। फर्निश्ड का मतलब होता है मुहैया करना। तो ये हाइड्रोजन एटम्स की तादाद है जो मुहैया होती है बाय मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड, एक एसिड के मॉलिक्यूल से, इन एन एक्वस सॉल्यूशन, एक आबी महलूल में, विच डिसाइड्स, और ये फैसला करती है, द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, एक तेजाब की असासियत का। थस वी कैन डिफाइन द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, लिहाजा हम लोग एक तेजाब की जो असासियत है उसकी तारीफ कर सकते हैं एज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स, कि एक तेजाब में जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स की तादाद होगी वो आपके तेजाब के मॉलिक्यूल की बेसिसिटी होगी। अब सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी होगी? 2, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कितनी होगी? 1, और आपके एसिडिक एसिड की कितनी होगी? 1, 4 नहीं होगी, 1 होगी, क्योंकि रिप्लेसेबल कितने हैं? 1 है। बेसिसिटी की बेसिस के ऊपर एसिड्स की 3 किस्में हैं, ठीक है। क्यों, क्या बेसिस है? कहता हूँ द बेसिस ऑफ द बेसिसिटी, बेसिसिटी क्या? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स। समझ आ रहा है ना ये, कि एक एसिड में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स की जो तादाद है वो बेसिसिटी है, और उनकी तादाद की बुनियाद पर एसिड्स की 3 किस्में हैं। अब वो मोनोबेसिक एसिड्स, एसिड्स विच हैव ओनली 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स, दे आर सेड टू बी द मोनोबेसिक एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल HCl, HNO3 है, इन दोनों की बेसिसिटी कितनी है? 1 है, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में एक हाइड्रोजन एटम्स देते हैं, या फिर इनके अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स की तादाद कितनी है? 1 है। उसके बाद डाई बेसिक एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे एसिड्स जिनके अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स की तादाद कितनी होगी? 2 होगी। तो एसिड्स हैविंग 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स, फॉर एग्जाम्पल H2SO4 एंड H2CO3। समझ आ गया? ट्राई बेसिक एसिड्स, इसकी क्या डेफिनेशन है? एसिड्स विद 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स आर सेड टू बी द ट्राई बेसिक एसिड्स। इसकी एग्जांपल क्या है? H3PO4, इसलिए क्या आपका फास्फोरिक एसिड। H3PO3 वो भी क्या आपका? फास्फोरस एसिड। बोरिक एसिड H3BO3 बोरिक एसिड। समझ आ गया? साल्ट्स के अंदर अब ये पता करना है, पहले हमने क्या किया? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम का पता किया, टॉपिक देख लेना, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स क्या होते हैं। फिर हमने एसिड की केमिस्ट्री देखी कि एसिड का नाम लिखते वक्त हमें किन चीज़ों का ख्याल करना है। तो एसिड के 2 पार्ट्स होते हैं। केमिस्ट्री का मतलब ये है, एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और दूसरा एसिडिक रेडिकल्स होते हैं। और उसके बाद हमने एसिड्स की बेसिसिटी की डेफिनेशन की ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स, और फिर उसकी टाइप्स पढ़ी बेसिसिटी की बेसिस पे। और अब बेटा एसिड्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो एक ही तरीका आपको बताएंगे। एसिड्स कैन बी ऑब्टेन्ड इन ए नंबर ऑफ वेज, बहुत सारे तरीक़ों से हम तेज़ाब तैयार कर सकते हैं। सम कॉमन मेथड्स, कुछ आम जो तरीके हैं, आर डिस्कस बिलो, उनको डिस्कस किया जा रहा है, उन पे बहस या उनकी गुफ्तगू की जा रही है झैल में। बाय कंबाइनिंग वाटर, क्या करना है जी? पानी को मिलाना है। जैसे मैंने आपको आपकी केमिकल रिएक्टिविटी केमिस्ट्री 9th क्लास याद है, लास्ट चैप्टर में मैंने आपको कहा था कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं उनका अगर रिएक्शन वाटर से करवाया जाए तो वो बेसिस देते हैं, जायके में कड़वे होते हैं, है ना। और नॉन मेटल्स जो हैं उनके ऑक्साइड्स का अगर आप रिएक्शन वाटर से करवा दें तो आपको क्या मिलेगा? तेज़ाब मिलेगा। खट्टी चीज़ें हैं ना, तो तेज़ाब मिलेगा आपको। बात समझ आई नहीं आई? सो देयरफॉर कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड। तो कहता बाय कंबाइनिंग वाटर, पानी को मिला दें किससे? ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल से। देखें SO2 को, जो कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर से मिलाओगे तो क्या बना? सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवा देंगे वाटर के साथ तो कार्बोनिक एसिड आपको मिल जाएगा। अगर आप किसका? डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का रिएक्शन करवा देंगे वाटर के साथ तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मिलेंगे? सॉरी, नाइट्रिक एसिड के, रियली सॉरी फॉर दैट, नाइट्रिक एसिड के कितने मिलेंगे? 2 मॉलिक्यूल। समझ आ रही है? देखें, अब आप पानी के साथ इसका रिएक्शन करवा रहे हैं। पानी क्या होता है? H और OH,
नाइट्रोजन कितने हैं इसके अंदर? अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ तो असल में ये है NO2 प्लस NO3। NO3 किसके साथ जुड़ जाएगा? इसके साथ HNO3 हो गया, और NO2 किसके साथ जुड़ जाएगा? OH के साथ। तो ये दोनों क्या बन गए? नाइट्रिक एसिड। अब क्या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस वाटर के 3 मॉलिक्यूल के साथ मिलेगा, तो आपको 2 क्या मिलेंगे? फास्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो ये सिर्फ आपको बताना ज़रूरी है कि आपके माइंड में रहे, जब भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको एसिड्स मिलते हैं। अब जी बेस, तो बेसिस में जैसे आर्हेनियस की थ्योरी के मुताबिक एसिड्स आपको एक्वस सॉल्यूशन में क्या देंगे? OH ग्रुप देंगे। तो बेसिस आपको क्या देंगी? एसिड्स आपको OH ग्रुप देंगे H, और बेसिस क्या देंगी? OH। तो ये बेस इज अ सब्सटेंस दैट फॉर्म्स हाइड्रोक्साइड आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो ईच बेस कंटेन्स वन और मोर हाइड्रोक्साइड रेडिकल्स, जिसे हम OH ग्रुप कहते हैं। और सॉल्युबल बेसिस किसमें? वाटर सॉल्युबल बेसिस, जिन्हें हम अल्कलीज कहते हैं। सारी बेसिस वाटर में डिसॉल्व नहीं होती, सारी बेसिस वाटर में डिसॉल्व नहीं होती। वो बेसिस जो वाटर सॉल्युबल होती हैं उन्हें हम अल्कलीज कहते हैं। तो बेसिस soluble bases will ionize in water as shown by the following examples, and they will provide you OH groups। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सोडियम आयन अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्सिल अलग हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आप रिएक्शन करवाएंगे, कैल्शियम मिलेगा और हाइड्रोक्साइड आपको मिलेगा। क्लियर हो गया? अब नेमिंग है बेस, जैसे अभी आपने प्रीवियस जो आपकी स्लाइड्स थी जो पीछे गई हैं उनमें हमने एसिड की केमिस्ट्री देखी, तो हमने कहा एसिड 2 चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स और दूसरा एसिडिक रेडिकल्स। एसिडिक रेडिकल्स समझ आया नहीं यार? जैसे एसिड के 2 पार्ट्स थे, इसी तरह बेसिस के भी कितने पार्ट्स होंगे? 2 पार्ट्स। एक आपका मेटालिक एटम होगा और दूसरा आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। बात समझ आई? इन नेमिंग द बेसिस द मेटल आइंस सच एज सोडियम होगा, कैल्शियम होगा, इज नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द वर्ड हाइड्रो ऑक्साइड। अब देखें आपके पास NaOH लिखा हुआ, तो आप पहले किसका नाम लिखते हैं? सोडियम का, ऐसा ही है ना? और उसके बाद आप क्या डाल देंगे? हाइड्रो ऑक्साइड। हाइड्रो, ये आखिर पे फिर आपने हाइड्रो ऑक्साइड डाल देना। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, thus sodium hydroxide, this formula is read as, is called sodium hydroxide and this is called calcium hydroxide, and the symbol for the metal atom is written first। तो जो मेटल एटम का सिंबल होता है उसको आपने पहले लिखना। फिर जी जैसे आपने एसिड्स की बेसिसिटी पढ़ी है, तो बेसिस की एसिडिटी होती है। जैसे आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो उसमें कितने हाइड्रोक्साइड थे? सिर्फ एक, ऐसा ही है ना? और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कितने हाइड्रोक्साइड थे? 2, ग्रुप नंबर के बराबर। अब जनाब अगर मैं इसके साथ HCl मिलाऊं इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, HCl को कितने मिलेंगे? सिर्फ एक। और यहाँ पे कितने HCl में? 2। तो क्योंकि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 2 H पॉजिटिव आयंस चाहिए, सो देयरफॉर हम कहेंगे कि इसकी जो बेसिस, इसकी जो एसिडिटी है वो क्या है? 2, और इसकी एसिडिटी कितनी है? 1। तो यही यहाँ पे आपको बताएंगे बेसिस आर ऑफ 2 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयंस प्रोड्यूस्ड इन एन एक्वस सॉल्यूशन। जब आप किसी बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रो ऑक्साइड आयंस की मिकदार जो आपकी बेसिस आपको एक्वस सॉल्यूशन में देगी, उसकी बुनियाद पर आपकी बेसिस की 2 किस्में हैं। अच्छा, सादा सा सवाल है, एक बेसिस को आपने वाटर में डिसॉल्व किया और वो आपको बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस दे रही है, बहुत ज़्यादा, और एक को आपने डिसॉल्व किया तो वो बहुत कम हाइड्रोक्साइड आयंस दे रही है, वो बहुत कम हाइड्रोक्साइड आयंस दे रही है। तो मुझे बताएं स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन सी होगी और वीक बेसिस कौन सी होगी? जो ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन देगी वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होगी, और जो कम देगी वो क्या होगी? जनाब ये लिखा हुआ है बेसिस दैट प्रोड्यूस ए हाई कंसंट्रेशन, ठीक है,
ऐसी ऐसी असासें जो बहुत ज़्यादा मिकदार पैदा करें हाइड्रोक्साइड आयंस की इन एन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस. सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH आर स्ट्रॉन्ग बेसिस. Bases that produce a low concentration of hydroxide ions in an aqueous solution are called weak bases. जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस, ये बहुत कम हाइड्रोक्सिल ग्रुप देती है, तो ये वीक बेसिस है. अब बेटा एसिडिटी ऑफ ए बेस, जैसे वहाँ पे बेसिसिटी थी, यहाँ पे क्या आ जाएगी? एसिडिटी. क्या वही डेफिनेशन है कि द टोटल नंबर ऑफ, इसकी डेफिनेशन ये आएगी, द टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स प्रेजेंट इन ए बेस इज कॉल्ड द बेसिसिटी, इज कॉल्ड द एसिडिटी ऑफ ए बेस. तो solution of bases contain the hydroxide or hydroxyl groups which can be replaced by acids. The number of replaceable hydroxyl groups present in one molecule of a base is termed as acidity of the base. For example, the acidity of the sodium hydroxide is 1 because there is only one hydroxyl group or replaceable hydroxyl group in this base. Acidity of the calcium hydroxide is 2 as there are 2 replaceable hydroxyl groups in it. Types of bases on the behalf of acidity will be 3: monobasic या monoacidic, diacidic, triacidic. The bases which have only one replaceable hydroxyl group are called monoacidic bases. For example, NaOH and KOH. Diacidic bases क्या होंगी? Bases which have 2 replaceable hydroxyl groups are called diacidic bases. For example, CaOH whole 2 and MgOH whole 2. Tribasic या triacidic bases. So bases which have 3 replaceable hydroxyl groups are called triacidic bases. For example, AlOH whole thrice and FeOH whole thrice. प्रिपरेशन ऑफ बेसिस, सादा सी बात है. मेटालिक ऑक्साइड्स का जब वाटर से रिएक्शन करवाया जाएगा तो क्या मिलेंगी आपको? बेसिस मिलेंगी. तो बेसिस कैन बी प्रिपेयर्ड इन ए नंबर ऑफ वेज बाय द एक्शन ऑफ मेटल्स ऑन वाटर. मेटल्स लाइक सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम एंड बेरियम रिएक्ट विद वाटर टू गिव बेसिस. अब यह सोडियम वाटर के साथ मिलेगी तो आपको ये तो पता है वाटर किस फॉर्म में होता है? OH और H फॉर्म में, ऐसा ही है. तो ये से OH निकाल लेगी, समझ आया? अब एक H तो अकेला नहीं रह सकता ना, तो मैं 2 सोडियम मिलाऊंगा 2 वाटर के साथ, तो क्या बन जाएगा? 2 NaOH मिल जाएंगे आपको और साथ एक H2 आपको मिल जाएगा. यही रिएक्शन होगा. पोटाशियम भी यही करेगी, कैल्शियम भी यही करेगी और बेरियम भी यही करेगी.